Welcome to my YouTube channel Let's Do Biology. So today I am going to explain you the DU-MSc Zoology 2021 entrance solution. So I am going to explain the next 25 questions. In previous video I explained the first 25 questions. Now I will explain the further next 25 questions from 26 to 50. Okay, let's start. So our first question is phosphorylation of intermediate filaments. Phosphorylation of intermediate filaments. क्या दिया हुआ? Intermediate filaments generally lead to their disassembly. This modification is observed in migrating cells, smooth muscle cells, neurons, skeletal muscle cells. So जो muscle cells होते हैं वो तो intermediate filaments include ही नहीं करते. So इनको तो exclude कर दो पहले, ठीक है? ओके देन इसमें बोला है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो क्या होता है उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते सेल की मोटिलिटी में, जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स जैसे सेल मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। ओके माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल की मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, बट क्वेश्चन में पूछा है अगर वो डिसअसेंबल हो जाए किसी भी तरह किसी भी कंडीशन से, इसमें बोला फॉस्फोरिलेशन करने से वो डिसअसेंबल हो गए। ओके तो क्या होगा डिसअसेंबल करने से? फिर वो क्या करने लगेंगे? माइग्रेट करने लगेंगी। वो पहले मोटाइल नहीं थी लेकिन अब माइग्रेट करने लगेंगे। तो कौन से किस मॉडिफिकेशन किस में ऑब्जर्व होगा? माइग्रेटरी सेल में। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है? 4 स्टेज आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो प्रोफेज का पूछा है। प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है? जब कंडेंसेशन हमारे क्रोमोसोम की स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम टेक प्लेस। नो, डुप्लीकेशन नहीं होता। एस में होता है ये, एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में। क्रोमोसोम का भी डुप्लीकेशन और सेंट्रोसोम भी दोनों एक साथ ही होते हैं सेम में स्टेज में। द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टू द अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। नहीं, क्रोमोसोम अपोजिट साइड किस में स्टार्ट करते हैं? एनाफेज में। नेक्स्ट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ कंडेंस्ड क्रोमोसोम। ये होता है हमारा मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं उसके ऊपर उसका सेंट्रोमियर जहाँ पर काइनेटोकोर होता है वहाँ पर स्पिंडल अटैच हो जाता है, जिससे वो एक प्लेट में अलाइन हो जाते हैं, एक सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। ओके लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड सेंटर ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ये करेक्ट है। क्या होता है? प्रोफेज में जो क्रोमोसोम है वो सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कंडेंस होते जाते हैं फिर सेंटर में मूव होते हुए। तो आंसर डी इज करेक्ट फॉर प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। Okay, so next question is which of the following is not a component of the epinephrine CAMP signaling pathway for glycogen breakdown? Okay, तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है एपिनेफ्रिन CAMP सिग्नलिंग पाथवे का ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन में, क्योंकि एपिनेफ्रिन क्या करता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। एपिनेफ्रिन जो है, ग्लाइकोजन जब ब्रेक डाउन होगा तो उसी से ग्लूकोज बनेगा ज़्यादा, तो ये ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन कराता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके सो ये भी याद रखना कि ये ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है एपिनेफ्रिन। 28 तो इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? कौन सा कंपोनेंट नहीं है? एडिनाइलिल साइक्लेज, प्रोटीन काइनेज ए, फॉस्फोरिलेज काइनेज, क्री बाइंडिंग प्रोटीन। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एपिनेफ्रिन CAMP सिग्नलिंग पाथवे। सबसे पहले क्या होता है? हार्मोन। जो हमारा हार्मोन है, इधर हमारा हार्मोन है एपिनेफ्रिन, तो हार्मोन क्या होगा? अपने रिसेप्टर पर आके बाइंड होगा और वो सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिव कर देगा, सेकेंडरी मैसेंजर बनने लग जाएगा सेल के अंदर। CAMP सेकेंडरी मैसेंजर जो है, फिर CAMP सिग्नल देगा प्रोटीन काइनेज ए को, जो कि अपनी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बन जाएगा CAMP के रिस्पॉन्स में।
अब ये प्रोटीन काइनेज ए, एक्टिव प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, फॉस्फोरिलेज काइनेज जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था उसका फॉस्फोरिलेशन करा देगा एटीपी से एडीपी। फॉस्फोरिलेशन जब ये हो जाएगा उससे एक्टिव फॉर्म बन जाएगी फॉस्फोरिलेज काइनेज। पहले तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हुआ, अब फॉस्फोरिलेज काइनेज एक्टिव हो जाएगा। अब ये फॉस्फोरिलेटेड फॉस्फोरिलेज काइनेज क्या करेगा, फॉस्फोरिलेज बी जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसका उस पर फॉस्फेट अटैच करके इसको फॉस्फोरिलेज ए में कन्वर्ट कर देगा जो कि एक्टिव फॉर्म है। में इन शॉर्ट यहाँ क्या हो रहा है कि इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म बनी जा रही है। ओके, ये एक सिग्नलिंग पाथवे चल रहा है कि जो इसके पीछे वाले स्टेप में जो एक्टिव फॉर्म बनेगी वो अपने नेक्स्ट वाले स्टेप को एक्टिव बना देगी, उसको कैटेलाइज करेगी। अब क्या करेगा, फॉस्फोरिलेज ए ग्लाइकोजन पर एक्ट करेगा और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से फिर हमारा ग्लूकोज बन जाएगा। और इस तरह से एपिनेफ्रिन ने सिग्नल दिया कि ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा बने। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस सिग्नलिंग पाथवे में इन गिवन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, एडिनाइलिल साइक्लेज। तो एडिनाइलिल साइक्लेज होता है जो एटीपी से सीएमपी बनेगा हार्मोन के एक्शन में सेल के अंदर, वो एडिनाइलिल साइक्लेज की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये भी है प्रोटीन काइनेज है, ये तो है ही यहाँ दिख रहा। फॉस्फोरिलेज काइनेज, दिस इज ऑल्सो क्री बाइंडिंग प्रोटीन, ये यहाँ पे देखो कहीं भी नहीं है। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन डी, क्री बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करना एंड देन ट्राई टू सी इट अगेन। Okay, so our next question is, in mismatch repair system in E. coli, mut S, mut H and mut L। सबसे पहले देखते हैं कि ये म्यूट H, म्यूट S और म्यूट L होते क्या हैं। ये हमारे रिपेयर मैकेनिज्म, जो मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म होता है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम हमारा जो मिसमैच हो जाता है ना डीएनए में, वो करेक्ट किया जाता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम से, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम जो भी मिसमैच हो जाता है उसको मिसमैच रिपेयर सिस्टम करता है। तो ये क्या होता है, ये रिपेयर सिस्टम न्यूली रेप्लिकेटेड डीएनए में इनिशिएट होता है इन प्रोटीन से। क्यों इन्हीं में प्रोटीन से ये नए रेप्लिकेटेड डीएनए में होता है, पुराने में क्यों नहीं होता, इसका रीज़न क्या है। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी इट दिस मिसमैच रिपेयर सिस्टम। क्या होता है, हमारा ये डीएनए, इसमें ये एक इनकरेक्ट बेस पेयर हो गया। क्या हुआ, ए के साथ सी बाइंड हो गया, ए के साथ वैसे तो टी बाइंड करना था लेकिन अभी हमारा सी बाइंड हो गया, तो ये मिसमैच हो गया। अब क्या होता है, जो हमारा पहले से टेम्पलेट डीएनए होता है उस पर मिथाइल ग्रुप पहले से ही अटैच होते हैं। ओके, मिथाइल ग्रुप पहले से ही अटैच होते हैं, लेकिन जो नया डीएनए बन रहा है उस पर डॉटर स्ट्रैंड जो है उस पर मिथाइल ग्रुप ऐड नहीं होते जब ये बनता है उस टाइम। तो ये एक मेन रीजन होता है मिसमैच रिपेयर सिस्टम में पेरेंटल और डॉटर स्ट्रैंड को डिटरमाइन करने का कि कैसे पता चलेगा। अभी इसको देखते हैं आगे क्या होता है इस प्रोसेस में, कि जो म्यूट H है और म्यूट S, सबसे पहले जो म्यूट S है वो डिटरमाइन करेगा कि किधर हमारा मिसमैच हुआ है, वो वहाँ जाके बाइंड कर जाएगा। ओके, उसके बाद म्यूट H और म्यूट L होता है एक और, वो म्यूट L और म्यूट H, अब वो दोनों एक साथ बाइंड करेंगे और जो म्यूट H है और म्यूट L है वो आइडेंटिफाई करेंगे पेरेंटल और डॉटर स्ट्रैंड को। यहाँ पे शो नहीं किया हुआ है, ये बैंड हो जाता है डीएनए, और म्यूट H और म्यूट L हमारे डॉटर और पेरेंटल डीएनए को डिफाइन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं और वहाँ पे बाइंड कर जाते हैं। अब इनमें से जो म्यूट H है वो एंडोन्यूक्लियस की तरह एक्ट करेगा और वो कट कर देगा, इधर से भी कट कर देगा और इधर से भी कट कर देगा, एंड देन डीएनए पॉलीमरेज हमारा जो कि रेप्लिकेशन करा के इसको कंप्लीट कर देगा, गैप फिल कर देगा, देन डीएनए लाइगेट कर देगा दोनों एंड को। Now see the option. Mute S recognizes the mismatch and activates the endonuclease mute H. हाँ, दिस इज़ करेक्ट, बट क्वेश्चन में पूछा है कि जो नया रेप्लिकेटेड डीएनए है वो कैसे मिसमैच रिपेयर सिस्टम इनिशिएट होता है, हमें कैसे पता चलता है कि नया रेप्लिकेटेड डीएनए ये है।
तो कैसे पता चला था हमें, अभी मैंने बताया था कि जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उस पर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, लेकिन जो डॉटर स्ट्रैंड है, न्यू स्ट्रैंड बना, उस पर कहीं भी देखो यहाँ पर कहीं भी लास्ट में कहीं भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स सी द थर्ड ऑप्शन, द एडेनिन इज मिथाइलेटेड इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। अब क्या होगा, एडेनिन इज मिथाइलेटेड इन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, नो। अभी मैंने बोला था कि जो मिथाइलेटेड कौन सा होता है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड नहीं, हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड मिथाइलेटेड होता है और न्यूली स्ट्रैंड अनमिथाइलेटेड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइजेस अनमिथाइलेटेड एडेनिन इन द GATC सीक्वेंसेस इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ओके, दिस इज करेक्ट। क्या बोला हुआ है इसमें कि अनमिथाइलेटेड एडेनिन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में रिकॉग्नाइज होगा। तो अभी मैंने यही बताया कि जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स था म्यूट H और म्यूट L, ये रिकॉग्नाइज करेगा न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड को। जो अनमिथाइलेटेड होगा ना, वहाँ ये सिंथेसाइज करेगा और वहाँ कट कर सकता है, लेकिन जहाँ मिथाइलेटेड होगा वहाँ कट नहीं कर सकता। तो ये किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड को, जो कि न्यूली है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी, नॉट सी, करेक्टेड। ओके, so next question is which of the modified nucleotide in the tRNA is responsible for wobble in कोडोन एंटीकोडोन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वोबल होता क्या है। तो वोबल पोजीशन होती है, ये हमारा tRNA का एंटीकोडोन है। ओके, 5' to 3', इस साइड 5' है, इस साइड 3' है, सॉरी 3 है, ठीक है। तो और ये इधर 5' 3', तो 5' ऑफ एंटीकोडोन एंड 3' ऑफ कोडोन इज डिफाइंड एज वोबल पोजीशन। 5' ऑफ एंटीकोडोन एंड 3' ऑफ कोडोन, इसको हम वोबल पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पर चेंज होता रहता है। अब देखो, ये हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन है जो वोबल पोजीशन पर हो सकते हैं। कोडोन एंटीकोडोन में ये पोजीशन पॉसिबल है, और कोडोन में इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर दिस कैन प्रेजेंट। सो ऑप्शन देखते हैं अब क्या क्या प्रेजेंट है। फर्स्ट है वायोसिन, नो, यू कैन सी देयर इज नथिंग लाइक वायोसिन। आइनोसिन, दिस इज आइनोसिन। ओके, सो ये हमारा करेक्ट है। क्यूनोसिन, नो, देयर इज नो क्यूनोसिन एनी न्यूक्लियोटाइड एनी मॉडिफाइड। सूडोयूरिडीन, नो, सूडोयूरिडीन क्या होता है, ये tRNA का पार्ट होता है, नॉट प्रेजेंट इन वोबल पोजीशन। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। आप इन पोजीशन को भी लर्न कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूकैरियोटिक सेल फोल्डेड अनफोल्डेड एंड मिसफोल्डेड प्रोटीन आर डिग्रेडेड इन। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया को में तो हमारी एनर्जी फॉर्मेशन होता है। प्रोटियाजोम में हमारी डिग्रेडेशन होता है प्रोटीन का। गोल्गी में प्रोटीन की शॉर्टिंग होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का। सो डिग्रेडेशन का होता है प्रोटियाजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एनाफेज ए। सो क्या होता है, दो टाइप के फेज होते हैं, एनाफेज ए और एनाफेज बी। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होते क्या है एनाफेज ए और एनाफेज बी। ट्राई टू सी दिस स्लाइड। एनाफेज ए में क्या होता है कि शॉर्टनिंग होती है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स की। 3 टाइप के काइनेटोकोर होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सॉरी 3 टाइप्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो यहाँ पे शॉर्टनिंग होती है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स की, जो ये हमारा सेंटर में, दिस इज ये काइनेटोकोर है जो सेंटर में है। यहाँ से जो स्पिंडल, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं, उनको हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। तो इनकी शॉर्टनिंग होती है, ये देखो ये दिखा रखी है ना डायरेक्शन, जब ये इधर जाएंगे तो इनकी शॉर्टनिंग तो होगी ही। ओके, देन डॉटर क्रोमोसोम मूव टू द पोल्स। अब जब ये इधर, इनको एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम
मूव्स टुवर्ड द पोल, तो शॉर्टनिंग होती है। और फोर्स कहाँ जनरेट होता है? मेनली काइनेटोकोर पर होता है, क्योंकि जब काइनेटोकोर की शॉर्टनिंग होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, तो फोर्स काइनेटोकोर पर जनरेट होगा, जिससे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं क्रोमोसोम्स की, वो सेपरेट हो जाएंगी और अपोजिट पोल पर चली जाएंगी। ओके, देखो इस फिगर में देखो, यहाँ पे ये इस क्रोमोसोम की दो सिस्टर क्रोमेटिड एंड नीचे वाले क्रोमोसोम की दीज टू सिस्टर क्रोमेटिड, तो ये दोनों देखो अपोजिट पोल पर चली गई, तो काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स की शॉर्टनिंग हुई है। बट एनाफेज बी में क्या होता है? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्लाइडिंग होती है। ये देखो, ये होते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इधर इनकी स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, एनाफेज बी में पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्लाइडिंग होती है और इधर काइनेटिक और माइक्रोट्यूब्यूल्स की शॉर्टनिंग होती है। पुलिंग फोर्स exerted by astral microtubule, these are astral microtubules, these are polar microtubules and these are kinetochore microtubules। तो इधर क्या होता है? पुलिंग फोर्स exerted by astral microtubule in अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स जनरेटेड होता है वो मेनली एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल से होता है और यहाँ पे काइनेटोकोर से जनरेट होता है। सो आई थिंक नाउ यू विल अंडरस्टैंड बेटर द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज एंड एनाफेज बी। ओके, और एक और बात, जो एनाफेज बी है, इनकी स्लाइडिंग मेनली डिपेंड करती है पोलर मोटर प्रोटीन्स पर। मोटर प्रोटीन्स पर डिपेंड करती है। जब मोटर प्रोटीन मूव करती है तो उससे एटीपी जनरेट होगी और तब वो इसको पोल्स को दूर दूर पुल करेंगी। सो ये क्वेश्चन भी आई थिंक प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन जो है, दिस इज फॉर एनाफेज बी। ठीक है, एटीपी। शॉर्टनिंग ऑफ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, अभी बताया पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की शॉर्टनिंग होती है एनाफेज बी में। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्लाइडिंग, दिस इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन एनाफेज बी। Now we have only one option left, that is option A, depolymerization of microtubules। यहाँ पर क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो शॉर्टनिंग होती है उसके लिए एक फोर्स जनरेट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा, जो कि किससे होगा? काइनेटोकोर की डीपॉलीमराइजेशन से। काइनेटोकोर व्हेन दे स्टार्टिंग डीपॉलीमराइजेशन, देन दिस फोर्स जनरेटेड सो दैट माइक्रोट्यूब्यूल्स बिकम शॉर्टन। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर एनाफेज बी। एनाफेज ए, इसको ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, एनाफेज ए पूछा है या फिर एनाफेज बी। बायडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स रिक्वायर, जो वेसिकल्स होते हैं उनमें दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन ये भी बहुत इजी सा है कि इसके लिए हमें प्लस और माइनस डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन रिक्वायर होते हैं, जिससे वो प्लस में भी हो और माइनस दोनों डायरेक्शन में मूव करे। ओके, नोट लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, नो, note the kinesin one, a flexible neck on the neck region on the motor protein, no, this is also correct, not required any flexible neck protein, so answer is option D। Next question is sympoters are co-transporters that transport, sympoters ये भी इजी सा है। सिम्पोर्टर्स होते हैं जो मूवमेंट कराते हैं मॉलिक्यूल्स का सेम डायरेक्शन में। को ट्रांसपोर्टर जो एक साथ मूव करते हैं उनको हम को ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी कि ग्लूकोज अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। ग्लूकोज जब मूव करते हैं वो सारे एक ही डायरेक्शन में मूव करते जाते हैं अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, तो वो सिम्पोर्टर हो गया। गैप जंक्शन आर नॉट एसेंशियल फॉर, हमारा जंक्शन होते हैं जिसमें एक आता है गैप जंक्शन, जहाँ पर गैप प्रेजेंट होते हैं जंक्शन के बीच में, जो कि कनेक्जिन्स और कनेक्जोन्स होते हैं उनके प्लूरल को कनेक्जोन्स बोलते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं कि जिससे मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसफ़र हो जाए एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। ओके, तो उसका बताना है हमें कि विच इज़ नॉट एसेंशियल, कौन सा एसेंशियल है इन दिस गिवन एग्जाम्पल्स। So I have given some points, you can read that. These are, so okay, let's see,
गैप जंक्शन एक्ट एज चैनल्स that allow ions molecules to pass directly from one cell to other, thereby ये क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं सेल्स की बोथ इलेक्ट्रिकली एंड मेटाबोलिकली और इलेक्ट्रिकली दोनों कपलिंग प्रोवाइड करते हैं. सो मेटाबोलिकली कपलिंग ये तो होता है. दीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन पेरिस्टल्सिस, जब जो फूड का मूवमेंट होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो गैप जंक्शन उसमें भी हेल्प करते हैं. और जब न्यूरॉन्स में रैपिड ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का, तो वो गैप जंक्शन के थ्रू होता है. न्यूरोट्रांसमीटर में जो दूसरा एक और होता है उसमें गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, ये रैपिड ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो अलाउ सम इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये कुछ जो हमारी सेल के अंदर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम CAMP, ये उनको भी अलाउ करते हैं. सो ट्रांसफर ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल्स में. किस में प्रेजेंट होते हैं? कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं. स्मूथ मसल्स में रेयर होते हैं, जबकि अब्सेंट होते हैं स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल में प्रेजेंट नहीं होते, इस बात को याद रखना. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इसमें पूछा है किसके लिए एसेंशियल नहीं होते, सो स्केलेटल मसल के लिए एसेंशियल नहीं होते. आंसर इज ऑप्शन डी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीलिया एंड फ्लैजिला कंटेन ए कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉल्ड एज, दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. और माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं. इनमें डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, इनसे बने होते हैं सीलिया और फ्लैजिला. ठीक है, ये तो होंगे नहीं, ये होते हैं माइक्रोफिलामेंट. लेकिन सीलिया और फ्लैजिला माइक्रोट्यूब्यूल्स के होते हैं, जो कि ट्यूबुलिन मोनोमर यूनिट होती है इनमें. और इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, उनको हम बोलते हैं डायनिन. ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट स्टेज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल साइकिल क्रोमेटिन विल बी लीस्ट कॉम्पैक्ट. सो क्रोमेटिन क्या होता है हमारा, जब क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्रोमेटिन बोलते हैं. जब प्रोटीन भी बाइंडिंग हो जाती है, तो पूछा है वो लेस कॉम्पैक्ट कब होगा, सबसे कम कंडेंस कब होगा. सबसे कम कंडेंस कब होगा, जब उसमें रेप्लिकेशन होना होगा. और रेप्लिकेशन कब होता है, इंटरफेज के एस फेज में. सो आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट सेंट्रोमियर्स हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन इज डायरेक्टेड बाय विच केमिकल प्रोसेस दैट साइलेंसेस द जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स. हमारी सेल में एक प्रोसेस होती है जीन एक्सप्रेशन को साइलेंस करने के लिए. जीन का जो एक्सप्रेशन होता है यूकैरियोट्स में, उसको साइलेंस करने के लिए एक प्रोसेस होती है. सो हम उसको देखते हैं. आरएनए साइलेंसिंग क्या होता है, आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है. यूकैरियोट्स में जो आरएनए फॉर्म होता है वो मैच्योर फॉर्म में नहीं होता, प्री मैच्योर फॉर्म में होता है, जिसमें कि एक्सोन भी प्रेजेंट होते हैं और इंट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं. उनको मैच्योर आरएनए में फॉर्म करने के लिए हमें आरएनए स्प्लाइसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है और एक्सोन को ऐड किया जाता है, जिसे हम आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं. इसमें बोला हुआ है एसिटाइलेशन. एसिटाइलेशन अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो उससे साइलेंस नहीं होगा जीन हमारा, उससे एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा अगर हम एसिटाइलेशन कर देंगे. आरएनए एडिटिंग से भी कुछ नहीं होगा. आरएनए एडिटिंग होता है आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो जाना, जिससे जीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा. लेकिन इसमें न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है, इससे जीन एक्सप्रेशन साइलेंस नहीं होता. ये तो हमारे जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में काम करता है. देर इज समवट ए प्रोसेस कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस, जिससे हमारा जीन एक्सप्रेशन साइलेंस हो जाता है. इसमें ये कंजर्व्ड मैकेनिज्म है जीन रेगुलेशन का, जो कि किससे होता है, स्मॉल साइलेंसिंग आरएनए से होता है. क्या होता है, हमारे पास छोटे छोटे आरएनए होते हैं और वो हमारे टारगेट आरएनए के साथ बाइंड कर जाते हैं और उसकी स्प्लाइसिंग करा देते हैं, उसको कट कर देते हैं, या फिर उसको साइलेंस कर देंगे कि वो आगे प्रोटीन नहीं फॉर्म कर पाएगा. तो उससे हमारा जीन की क्या हो गई, जीन एक्सप्रेशन साइलेंस हो गया, अब आगे वो एक्सप्रेशन नहीं करेगा. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
You have been asked to choose a fixative to fix the tissue by making the methylene bridging protein. Which one would you choose? मिथाइलिन ब्रिज फॉर्म करना है तो कौन से फिक्सेटिव से फिक्स करोगे अपने टिश्यू? सो ये भी लर्निंग टाइप का फॉर्मेलिन यूज करते हैं हम. आई गिवन यू कैन रीड दैट एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैरेंजियल गिल स्लिट्स. फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये किस में प्रेजेंट होता है? लेट्स सी नाउ कुछ सम पॉइंट्स. देर आर some unique chordate characteristic. So let's see these characteristic chordates. These are unique that are only present in chordate, not in non-chordate. Okay, नोटोकोड प्रेजेंट होता है. पेयर्ड गिल स्लिट्स इन फेरिंग्स, अनपेड यूनिक होलो डोर्सल नर्व कोड. सो आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो नर्व कोड है वो होलो होता है या फिर नहीं, ठीक है, और डोर्सल होता है या फिर वेंट्रल, ठीक है, एंड अनपेयर्ड. देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज पोस्ट एनल टेल. These pharyngeal gill slits are unique chordate characteristics which are given in option 1. Found in fishes, crabs, snail, aquatic insects. So aquatic insects come in arthropoda, no. Crabs, no. Snails, no. Mollusk में आते हैं. So this option is incorrect. Found in higher invertebrate or vertebrate? No. These are found in vertebrates, not in higher invertebrates. Our last option given is not found in protochordates but are present in vertebrates, at least during. No, this option is also incorrect. These are chordate characteristic, so will be present in protochordate and all vertebrates also. So this is also incorrect. So our answer is option A. Okay. ये जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है इनको भी याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डिड नॉट अराइज फ्रॉम द फेरेंजियल पाउचेज. क्या पूछा है? डिड नॉट अराइज. टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में फेरेंजियल पाउचेज होती है, उनसे कौन सा इनमें से ऑप्शन गिवन जो है इनमें से क्या ऐसा है जो अराइज नहीं होता फेरेंजियल पाउचेज से? ओके, सो ये भी याद करने का है कि क्या होता है. ज़्यादातर कोडेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल क्लेफ्ट जो होते हैं वो स्लिट्स में डेवलप हो जाते हैं. क्लेफ्ट्स, फेरेंजियल क्लेफ्ट्स स्लिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि बॉडी से बाहर की साइड ओपन होते हैं. और जो टेट्रापोड्स हैं जिनके 4 लेग्स होते हैं, टेट्रापोड्स जो है, टेट्रापोड्स जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ जिन्होंने स्टार्ट कर दी वर्टिब्रेट्स में, उनमें फेरेंजियल क्लेफ्ट स्लिट्स में नहीं हुए कन्वर्ट, ठीक है. वैसे ज़्यादातर कोडेट्स में होते हैं बट टेट्रापोड्स में नहीं हुए. नेक्स्ट इज क्या बोला हुआ है? इंस्टेड दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ ईयर. ईयर के डेवलपमेंट में रोल प्ले किया. और दूसरे स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं हेड और नेक में. सो अभी हम ऑप्शन में देखते हैं कि किन किन में ये दिया हुआ है, ईयर में और हेड और नेक के पोर्शन. तो यूस्टेकियन ट्यूब ये भी प्रेशर मेंटेन करता है, ईयर में प्रेजेंट होता है, सो ये इसमें भी डेवलप हुआ होगा, ठीक है. मिडल ईयर तो हमें दिया ही हुआ है तो ये भी हुआ होगा. और पैराथायरॉयड ग्लैंड ये भी नेक के पास प्रेजेंट होती है, सो ये भी ऑप्शन होगा. इनवर्टिब्रल डिस्क कहाँ लोकेटेड होती है? वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होती है ये. और हमने बोला है कि हेड और नेक में होता है और वर्टिब्रे नेक के लोअर पोर्शन में आता है. तो इनवर्टिब्रल डिस्क डेवलप नहीं हुई होगी फेरेंजियल पाउचेज से. तो आंसर इज ऑप्शन सी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिन ऑफ जा इन द नेथोस्टोम्स इज फ्रॉम दी. नेथोस्टोम्स कौन होते हैं? जिनमें जा डेवलप हो गए. एग्नेथा जो थे उनमें जा डेवलप नहीं हुए, सॉरी बट जो नेथोस्टोम्स थे उनमें जा डेवलप हो गए, ठीक है. ओके,
तो जो ओरिजिन ऑफ जहाँ है इन द नेथोस्टोम्स इज फ्रॉम दी, ये हुआ था गिल आर्च से। ये भी आप लर्न कर सकते हो कि ये गिल आर्च से डेवलप हुए जो जा का ओरिजिन होता है। देयर अदर मोर ऑर्गन जिनमें जो पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं कि वो किन से डेवलप हुए हैं, तो उनको भी देख लेना थोड़ा। नेक्स्ट क्या है, इनको मैच करना है, तो ये भी इजी है, ठीक है। डिवीज़न, डिवीज़न हमें पता ही है नेथोस्टोमेटा होता है, ठीक है। नेथोस्टोमेटा इज द डिवीज़न, ओके। क्लास इज द एम्फीबिया, जो हमारी ये है पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, दीज आर क्लासेस। सो आप बी को 4 से देख लो, बी का 4 सिर्फ इसमें प्रेजेंट है, ये भी अगर आपको याद हो तो आपका आंसर सही हो सकता है। क्लास तो हमें पता ही है कि ये सब क्लासेस होती है और किसी को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और क्लास से ऊपर आता है डिवीज़न, तो ये किसके अंदर आते हैं, एग्नेथा में तो आते नहीं है। अब इनसे ऊपर है नेथोस्टोमेटा, ठीक है, तो नेथोस्टोमेटा हो गया डिवीज़न। इस तरह से अगर थोड़ा भी पता हो तो मैथ्स का क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होते हैं, उनको आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर आता है एन्यूरा और फिर फैमिली रेनिडी, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन 1। सो इसको इसी तरह से ट्राई करना कि जो आपको पता हो सबसे पहले वही मैच करके देख लो और फिर आंसर उसी से पता चल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे हो ही जाते हैं सारे क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंटिशियन, ये तो बहुत ही ईजी है, ऑलमोस्ट सबको ही पता होता है कि डेंटिशियन मैमल्स में क्या होती है, थिकोडोंट, ठीक है, क्योंकि सॉकेट में जो हमारे टूथ होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं सॉकेट में। हेटेरोडोंट क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप के होते हैं ना हमारे अंदर, इंसिजर, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर, तो हेटेरोडोंट। डायफाइडोंट दो फॉर्म होती है, एक सबसे पहले चाइल्ड में मिल्क टीथ आते हैं एंड देन लेटर अडल्ट स्टेज में परमानेंट टीथ आते हैं, डायफाइडोंट। सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिल्सा, हिल्सा माइग्रेट्स फ्रॉम ब्रीडिंग पर्पज फ्रॉम, ये कहाँ से माइग्रेट करती है हिल्सा और क्लासिफाइड की जाती है कौन से फिशेज में, तो ये आपको यहाँ ये कुछ टर्म गिवन है, ये सब याद करने की ज़रूरत है। ये आई हैव डिफाइन ऑल द, मैंने सारे इनके एग्जाम्पल भी कुछ प्रोवाइड करे हैं और इनकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड करी है, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। क्या होता है, कैटाड्रोमस होती है, कैटाड्रोमस जो फ्रेश वाटर से सी में जाती है, ये फ्रेश वाटर में तो अपनी ब्रीडिंग से पहले की लाइफ फ्रेश वाटर में स्पेंड करती है एंड देन सी में जब इसको ब्रीड करनी होती है देन इट स्टार्ट्स मूव टुवर्ड्स द सी, और इसका एग्जांपल है एंगुला। एनाड्रोमस में इसके अपोजिट हो जाता है, तो एक को याद कर लो दूसरा अपने आप ही याद रह जाएगा। एनाड्रोमस में फ्रेश वाटर के टुवर्ड्स मूव करती है, और इसमें आता है सालमन और हिल्सा, और जो कि हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि हिल्सा माइग्रेट्स फ्रॉम, सो नाउ इट्स वेरी क्लियर that hills are anadromous and they move from salt water to fresh water. So answer is option C. There are two more terms, oceanodromous and potadromous. They are also related. Oceanodromous, we are very confirmed from the terms itself that it relates to ocean. Ocean means marine water, okay, so they migrate from marine to marine water only. Potamodromous, that migrate from fresh water to fresh water, okay। सो आप इनको याद कर लेना, एक को याद करना कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस में, बिकॉज हो सकता है दोनों याद करो तो कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा किस में मूव करता है, तो एक याद कर लेना, एनाड्रोमस में फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती है। कहाँ मूव करती है, फ्रेश वाटर की तरफ। अब फ्रेश वाटर की तरफ मूव कर रही है तो मतलब सोल्ट वाटर से मूव कर रही होगी, और कैटाड्रोमस अपने आप याद रह जाएगा कि वो फ्रेश वाटर से मूव करेगी सोल्ट वाटर में, ओके। अगर अब आपसे पूछा जाए एंगुला का तो बता सकते हो कैटाड्रोमस होता है और फ्रेश वाटर से सी वाटर में मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम आयंस रिलीज्ड फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाइंड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनिशिएट्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें पूछा है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जो कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो
कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं वो कहाँ बाइंड करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने के लिए। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रोसेस समझा देती हूँ क्या होता है। हमारे पास दो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन को थिन फिलामेंट बोलते हैं एंड मायोसिन को थिक फिलामेंट बोलते हैं। एक्टिन में क्या क्या आते हैं हमारे पास, सबसे पहले होते हैं जी प्रोटीन, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, सिर्फ ऐसे जो गोल गोल होंगे उनको ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब ये बहुत सारे जी प्रोटीन एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं तो ये एफ प्रोटीन बना लेते हैं, फिलामेंट प्रोटीन। ठीक है, अब इनमें हमारे पास दो टाइप के आते हैं, एक आता है ट्रोपोमायोसिन, एक आता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन जो ये एक्टिन का फिलामेंट है, जो ये एफ प्रोटीन से बनाया गया है एक्टिन का फिलामेंट, इस पर बाइंड हो जाते हैं ट्रोपोनिन। ठीक है, अब ट्रोपोनिन पर कैल्शियम की बाइंडिंग साइट होती है, ट्रोपोनिन पर प्रेजेंट होती है कैल्शियम की बाइंडिंग साइट। इन कैल्शियम की बाइंडिंग साइट को मास्क किया जाता है ट्रोपोमायोसिन से। ट्रोपोमायोसिन इन पर बाइंड कर जाता है और ये एक्टिन पर भी बाइंड करता है जहाँ पर मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है। एक्टिन पर मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है, वहाँ पर भी बाइंड कर जाता है जिससे मायोसिन बाइंड ऐसे ही ना हो। अब जब कैल्शियम आएगा, सॉरी, ट्रोपोमायोसिन एक्टिन पर प्रेजेंट होते हैं और ट्रोपोनिन इसके साथ ही एक्टिन के साथ बाइंड होते हैं। अब क्या होगा, जब हमारे पास कैल्शियम आया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जब हमें सिग्नल मिला तो ये कैल्शियम प्रोटीन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा। अब ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा तो इनमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा जिससे जो ट्रोपोमायोसिन बाइंड है वो एक्टिन फिलामेंट से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जिससे मायोसिन की बाइंडिंग साइट अनमास्क हो जाएगी और जो ये मायोसिन का स्ट्रक्चर है इस पर जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट है वो मायोसिन के साथ बाइंड कर जाएगी। ये देखो, मायोसिन पर एक्टिन की बाइंडिंग साइट और ये मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्टिन पर, ये दोनों बाइंड कर जाएगी। जैसे ट्रोपोमायोसिन इस साइट से हटेगा और फिर फिलामेंट, ये इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, चेंज होगा, फिलामेंट चेंज करेंगे, एक दूसरे पर स्लाइड करेंगे, ऐसे सब होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कैल्शियम आयन कहाँ पर बाइंड करते हैं, तो अभी मैंने बताया ट्रोपोनिन पर बाइंड करता है कैल्शियम आयन। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन ए। 47. Which of the following cells would likely to be found in the tissue lining the organ that produce and release mucus? तो ये तो बहुत ही ईजी है। म्यूकस कौन से सेल से प्रोड्यूस किया जाता है, गोबलेट सेल से। मास्ट सेल तो इम्यून सेल्स होती है, जो इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर तब प्रोड्यूस होती है ये। और मैक्रोफाजिस भी नहीं होती। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती है हमारी उसमें होती है। मैक्रोफाजिस भी नहीं होती, ये तो सेल डाइजेस्टिंग सेल होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम में फॉरेन सेल्स को डाइजेस्ट करती है, ये भी नहीं होती। और मास्ट सेल भी नहीं होती, इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होती है इम्यून सिस्टम में। आंसर इज ऑप्शन ए। बोन्स में क्रिस्टलाइज्ड मटेरियल, इन द बोन द क्रिस्टलाइज्ड इनऑर्गेनिक मिनरल सोल्ट, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, inorganic mineral salts and collagen fibers along with other organic molecules contribute to. So in this question we have asked in bones crystallized inorganic mineral salts. So inorganic mineral salts क्या होते हैं, हमारे बोन्स को हार्डनेस प्रोवाइड करती है। जो हमारी बोन में हार्डनेस होती है वो इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स की वजह से ही होती है। और जो कोलेजन फाइबर है, कोलेजन फाइबर का तो हमें पता ही है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जो हमारी इलास्टिसिटी होती है बोन्स में वो कोलेजन की वजह से होती है। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल हार्डनेस सही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ये भी ठीक है ना। कोलेजन फाइबर टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, द इनऑर्गेनिक मिनरल सोर्स प्रोवाइड्स हार्डनेस। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ये ऑप्शन में इनवर्स दे दिया, उल्टा अपोजिट दे दिया, नो। रिजनरेशन और हार्डनेस नहीं, लाइट वेट, तो ये भी गलत है। आंसर इज ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ एटीपी फॉर ह्यूमन मसल कॉन्ट्रैक्शन? So in our body there are many ATP sources. So let's see now which are the ones that in our body, that are present in our body. Okay, so the first is given glycolysis,
ये तो सबको ही पता है कि ग्लाइकोलिसिस एटीपी प्रोवाइड करता है, सो ये तो ठीक ही है। क्रिएटिनिन फॉस्फेट क्या होता है, ये हमारी मसल्स में होता है, क्रिएटिनिन मसल्स में प्रेजेंट होता है और जो मसल्स में एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है दैट इज क्रिएटिनिन फॉस्फेट। इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ एनर्जी। एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, दिस इज वेरी करेक्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितना एनर्जी प्रोवाइड्स करते हैं हमें, आर्जिनिन फॉस्फेट, नो, दिस